हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। चैप्टर सॉल्यूशन में अभी तक आपके पास हमने गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन किस टाइप से कैलकुलेट की जाती हैं, किस टाइप से टर्म्स, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके बीच में रिलेशंस क्या है, ये सब बता दिए हैं। गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, प्रेशर का जो इफेक्ट था वो लिक्विड्स के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी पे, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में रोल्स लॉ में आप बता चुका हूँ आपको। उसके साथ साथ रोल्स लॉ ओबे होता है तो आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशंस होती है, आइडियल सॉल्यूशन हम किसको नाम देंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं जो रोल्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो बनते हैं उनमें एंथैल्पी चेंज जो होता है मिक्सिंग का वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। उसके बेस पे एक टॉपिक है इसके अंदर एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपी, उसका हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोपी। क्या होता है इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि आइडियल अगर सॉल्यूशन होता है हमारे पास, अगर सॉल्यूशन हमारे पास आइडियल होता है, फॉर एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट 110.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के। प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट बताया मैंने और प्योर टोलुइन का। देन केल्विन के अंदर अगर इसको देखें हम तो हो जाएगा 353.1 केल्विन, 353.1 केल्विन, और ये हो जाएगा 383.6 केल्विन, 273 इसमें ऐड कर दिए मैंने। अगर प्योर बेंजीन को बॉईल करते हैं हम तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होगी और प्योर टोलुइन इस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल होगी। लेकिन अगर इनमें हम मिक्सचर बना लेते हैं इन दोनों का डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन का, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट चेंजेबल हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट एवरी कंपोजिशन पे डिफरेंट रहेंगे। प्योर के बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे और मिक्सचर के जो बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट ये एक्सप्रेस करेंगे वो अलग अलग करेंगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन अगर मिक्सचर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्रेस करता है तो इस टाइप से करेगा। एक डायरेक्शन में हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे भी हमने बॉइलिंग पॉइंट यूज किया है, और यहाँ पे हमने परसेंटेज कंपोजिशन दी है कि परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ पे मैं 100% बेंजीन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 100% टोलुइन यूज कर रहा हूँ। 100% जो बेंजीन है, 0% यहाँ पे टोलुइन होगी, और यहाँ पे 0% बेंजीन होगी। यानी इधर से इधर हम टोलुइन की परसेंटेज को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें लेफ्ट टू राइट हम टोलुइन की परसेंटेज को कंपोजिशन में बढ़ाते जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अभी बताया मैंने आपको, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, दिस इज 353.1 केल्विन, और प्योर टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, दिस इज 83.6 केल्विन। प्योर पे तो ये है, लेकिन अगर इनकी कोई कंपोजिशन लेते हैं कि इस परसेंटेज पे क्या होगा, 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 इस परसेंटेज, ये अलग अलग टाइप के बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्रेस करेंगे। जो टोलुइन करेगा वो इस टाइप का बॉइलिंग पॉइंट, और जो बेंजीन करेगा वो इस टाइप का बॉइलिंग पॉइंट। इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। नीचे वाली जो लाइन आती है वो उसके लिए आएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऊपर वाली जो लाइन आएगी कंपोजिशन पे वो उसके लिए आएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टोलुइन एट एवरी कंपोजिशन, यानी कि यहां पे बेंजीन एंड टोलुइन दोनों ही लिक्विड होंगे। इन टेम्परेचर पे बेंजीन गैस होगी, टोलुइन लिक्विड होगा। और इस पे बेंजीन एंड टोलुइन दोनों ही गैस होगी। इसलिए
इस टेम्परेचर और उस टेम्परेचर की रेंज को हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। यानी थर्मोस्टेट में अगर रखते हैं टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे बेंजीन बॉइलिंग क्या रहेगी, गैसेस, और टोलुइन क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट में होगी। यानी इस टेम्परेचर के बीच में एक बेंजीन गैसेस और टोलुइन लिक्विड स्टेट में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट पे सभी कंपोजिशन में डिफरेंस रहेगा। इसलिए बेंजीन और टोलुइन को मींस आइडियल सॉल्यूशन जो बना रही है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं किसी भी कंपोजिशन पे। कैसे करेंगे, ध्यान दो कि सपोज करो ये एक मिक्सचर ले लिया इसमें हमने, इसमें बेंजीन भी है और टोलुइन भी है, दोनों को हीट किया, और हीट किया वो हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करना है और 110 से कम पे करना है। मीन्स सपोज करो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड कंपोजिशन पे इसका टेम्परेचर, सपोज करो कंपोजिशन ये थी आपके पास, इस कंपोजिशन का मिक्सर था और ये टेम्परेचर यूज कर लिया हमने, तो बेंजीन जो है वो वेपराइज होगी, बेंजीन बाहर निकलेगी और टोलुइन इसी के अंदर रहेगी क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में है। बेंजीन सेपरेट होती चली जाएगी, जैसे जैसे बेंजीन बाहर निकलती जाएगी इसके अंदर टोलुइन की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, बेंजीन की परसेंटेज कम रहेगी, कम होती चली जाएगी, और टोलुइन की परसेंटेज क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी मिक्सचर में। तो इस टाइप से चलेगा, इस टेम्परेचर पे हीट किया तो इस टाइप से हम इसको सेपरेट करते रहिए, इस कंपोजिशन तक इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया हमने। फिर हमने टेम्परेचर को राइज किया, थोड़ा सा टेम्परेचर को राइज किया, उसके बाद फिर सेपरेशन हुआ, तो फिर बेंजीन बाहर निकलेगी, फिर टेम्परेचर को राइज किया, फिर सेपरेशन किया, फिर टेम्परेचर को राइज किया, फिर सेपरेशन किया, यानी फाइनली इसके अंदर हम टोलुइन रख सकते हैं और बेंजीन को सेपरेट आउट कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 10 से 30 केल्विन का डिफरेंस है, और जब बॉइलिंग पॉइंट में 10 से 30 केल्विन का डिफरेंस होता है उस कंडीशन में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो लिक्विड बनाते हैं उनमें इस टाइप का थर्मोस्टेट बनता है, इसलिए उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टिलेशन करके सेपरेट करेंगे, उसके बाद सेपरेट नहीं कर पाए फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर थोड़ा डिस्टिलेट करेंगे, फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर थोड़ा डिस्टिलेट करेंगे, फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर थोड़ा डिस्टिलेट करेंगे, और फाइनली हम टोलुइन को सेपरेट कर लेंगे बेंजीन से, या बेंजीन को सेपरेट कर लेंगे टोलुइन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमने लिक्विड है दोनों, टोलुइन की भी कुछ वेपर बनेगी, लेकिन वेपर की जो कंपोजिशन बनेगी उसमें बेंजीन ज्यादा होगा और टोलुइन कम। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ट्यूब यूज कर लेते हैं, सेपरेशन ट्यूब यूज करते हैं, उस ट्यूब यूज कर रहे हैं, उसमें बेंजीन ऊपर तक चली जाएगी गैसेस स्टेट में, जबकि टोलुइन यहाँ पे कंडेंस्ड होकर वापस आ जाएगी। तो टोलुइन को बेंजीन से या बेंजीन को टोलुइन से सेपरेट हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाती हैं और दोनों में इस टाइप का थर्मोस्टेट आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आइडियल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं लिक्विड्स और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर 10 से 30 केल्विन का डिफरेंस है तो उनको हम इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। मींस आइडियल सॉल्यूशन लिक्विड which have 10 to 30 Kelvin difference between boiling point, easily separated by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन अगर जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उस कंडीशन में, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक ऐसी कंपोजिशन बनती है लिक्विड की जिसमें दोनों लिक्विड एक ही टाइप के लिक्विड या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स जैसा बिहेव करते हैं और दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट उस कंपोजिशन पे सेम हो जाता है, जिस वजह से उस कंपोजिशन पे हम उनको सेपरेट आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन, both liquid behave like a liquid and express same boiling point.
same boiling point which cannot be separated out by fractional distillation. At particular concentration, a particular composition called azeotropic mixture. उसको हम azeotropic mixture नाम देते हैं. मीन्स azeotropy is the property of non-ideal solution only. Ideal solution की property नहीं है. It is property of non-ideal solution. और क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के बता रखे हैं आपको. एक तो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है, एक नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है रोल्स लॉ से. इसी टाइप से जो एजियोट्रोप भी बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है. और जो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाटर प्लस इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल है. इथेनॉल है C2H5OH. इथेनॉल क्या है यहाँ पे? C2H5OH. वाटर इसके अंदर होता है 4.63% W/W और इथेनॉल होता है यहाँ पे 95.37% W/W. यानी कि यहाँ पे इथेनॉल और वाटर अगर हम दोनों देखते हैं तो वाटर इज सॉल्यूट है. वाटर क्या यहाँ पे सॉल्यूट और इथेनॉल क्या यहाँ पे सॉल्वेंट. इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे या पर्टिकुलर कंपोजिशन पे एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा. वाटर और इथेनॉल के दोनों के मॉलिक्यूल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे. दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा और उस सेम इस कंपोजिशन पे सेम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल्स को या दोनों टाइप के लिक्विड्स को हम इस कंपोजिशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. इसलिए ये मिक्सचर जो बनेगा विच इज एडियोट्रोपिक मिक्सचर और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एजियोट्रोपी. एंड वाटर प्लस प्रोपेनॉल C3H7OH. प्रोपेनॉल में इस कंडीशन में 71.7% W/W. इसमें भी ये सोलवेंट होता है और वाटर सोल्यूट होता है. वाटर इज 28.3% W/W. तो यहाँ पे ये सोल्यूट होगा और ये क्या होगा? सोलवेंट होगा. इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे भी एक एजियोट्रोप बनता है, यानी कि वाटर और प्रोपेनॉल दोनों ही एक टाइप के लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं. दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, तो इनको भी इस कंपोजिशन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. The property is called azeotropy and mixture is called azeotropic mixture at particular compositions. परसेंटेज में W/W की कंपोजिशन है. इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाते हैं. और आपको ये चीज बता चुका हूं मैं पहले ही कि वाटर एसिड्स के साथ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन बनाता है.
वाटर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड 32% वाटर W/W एंड 68% HNO3 W/W अगर इस कंपोजिशन में है तो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नेगेटिव टेंडेंसी सॉल्यूशन है ये भी, और बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनेगा। मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग से क्या मतलब वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट यूज किया हमने 68% HNO3। अगर कंडीशन ये लेते हैं हम कि वाटर प्लस HCl की बात कर रहे हैं हम, तो HCl में 20.3% HCl W/W और वाटर 79.7% वाटर, इसमें ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और कंपोजिशन पे वाटर और HCl दोनों एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। इसी टाइप से वाटर HNO3 का इस कंपोजिशन में बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तो दोनों को हम इस कंपोजिशन पे सेपरेट नहीं कर सकते। कौन सी टेक्निक से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को हम नाम दे रहे हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया हमने एजियोट्रोपी। कंपोजिशंस आपको लिख लेनी है और याद रखना है। मैं पहले बात कर रहा हूँ एजियोट्रोप की। और इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है वाटर प्लस C2H5OH इथेनॉल, वाटर एंड इथेन। परसेंटेज इसकी पता रखिए आपको। कंपोजिशन क्या है? C2H5OH 95.37% है और वाटर 4.63% है। इसमें ये सॉल्वेंट है, W/W यूज किया हमने, वेट बाई वेट है ये। वाटर के अंदर वाटर तो क्या है? सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, एल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है। सपोज करो कि इसका एक मिक्सचर हमने यूज किया, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें मिक्सर यूज किया हमने, ये स्टैंड लगा रखा है, यहाँ पे बर्नर है, इसमें हमने वाटर प्लस C2H5OH यूज किया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट C2H5OH का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्कोहल का होता है 78.3 डिग्री। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 10 to 30 केल्विन के बीच का डिफरेंस है, इसलिए दोनों को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते हैं बीच में, जिस वजह से उस एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो करेंगे अब इसमें क्या हम, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक का कम है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीटिंग देने के लिए हम यहाँ पे एक थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्यूब यूज कर ली, साइड ट्यूब यहाँ पे जुड़ी हुई होगी इस टाइप की ट्यूब से, जो इसमें सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करवा रही है। सरफेस एरिया ज्यादा क्यों प्रोवाइड किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब है ये। और यहाँ पे इसमें हमने कंडेंसर लगा रखा है, वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट। ये स्टैंड है, ये बर्नर है। मिक्सचर को अगर हम 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट हीटिंग देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से वाटर की भी वेपर बनेगी और एल्कोहल की भी वेपर बनेगी, लेकिन एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से एल्कोहल की वेपर ज्यादा होगी और वाटर की वेपर कम होगी। तो इस वेपर की जो कंपोजिशन है उसमें वाटर कम होगा और एल्कोहल ज्यादा। अब वाटर क्या हो गया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो इजीली कंडेंस्ड हो जाता है, तो वाटर तो यहाँ पे आके कंडेंस्ड होकर वापस आ जाएगा और एल्कोहल कुछ कंडेंस्ड होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, जो आगे जाके कंडेंस्ड होगा तो यहाँ पे एल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। हम इस टेक्निक से इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है, जिसकी वजह से इस टेक्निक को हम ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते। एजियोट्रोपिक मिक्सचर इस टाइप से होता है।
कंडेंसेट इसका इस टाइप से बनेगा, थर्मोस्टेट जिसको बोलेंगे, कंडेंसेट बोलेंगे इसको, कि यहाँ पे मैंने लिया है परसेंटेज कंपोजिशन और यहाँ पे लिया है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे लिया है अल्कोहल C2H5OH वो 100% है और वाटर है वो 0% है। यहाँ पे C2H5OH 0% है और वाटर है वो 100% यूज किया, यानी डिफरेंट कंपोजिशन बनी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल मैंने आपको बताया 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरीन में ये हो जाएगा 351.3 कैलोरी। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर प्योर, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 383 कैलोरी। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है थर्मोस्टेट और कंडेंसेट इस टाइप से बनता है, ये कंडेंसेट बोल सकते हैं, इसको थर्मोस्टेट बोल सकते हैं, कंडेंसेट इस टाइप से बनता है। लेकिन इस टाइप से नहीं बनता क्योंकि बीच में एक कंपोजिशन इसकी ऐसी होती है जो यहाँ पे आएगी, आपको पता है। अल्कोहल होगा वो 95.37% या 4% होगा और वाटर होगा वो कितना परसेंट होगा, 4.63%। इस पर एक ऐसी कंपोजिशन बनेगी जिसमें बॉइलिंग पॉइंट इस टाइप से वेरी करेंगे। नीचे वाली जो लाइन शो हो रही है विट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH और ऊपर वाली जो लाइन शो हो रही है विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 383 नहीं रहता, किसी कंपोजिशन पे डिक्रीज होता चला जाता है वाटर का। और एक ऐसा कंपोजिशन आती है जो पर्टिकुलर ये कंपोजिशन ली है मैंने 90 जिस पे दोनों ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। उस कंडीशन में हम इस लिक्विड को सेपरेट आउट नहीं कर सकते एंड विच इज 351.15 कैलोरी। अब ये जो एजियोट्रोप मिक्सचर बन गया यहाँ पे, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। नीचे वाली लाइन शो कर रही है किसके बॉइलिंग पॉइंट को, अल्कोहल के को। ऊपर वाली लाइन किसको शो कर रही है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ही इस मिक्सचर के अंदर 383 से कम रहेगा और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंपोजिशन पे कि कंपोजिशन वाटर के साथ उसकी कितनी है। समझ गए। अब रही बात ये कि ये बन गया कंडेंसेट, दो कंडेंसेट बन चुके हैं, इसमें एक ही कंडेंसेट है और एक ही कंडेंसेट है। इस मिक्सचर के अंदर दोनों लिक्विड वाटर एज वेल एज अल्कोहल दोनों बिहेव कैसा कर रहे हैं, एक ही टाइप के लिक्विड का, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। तो इस कंपोजिशन पे हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो चुका है। तो कंपोजिशन फिक्स हो गई, जिसपे मैंने ये बता दिया। व्हाई इट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि जो एजियोट्रोप बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, इसलिए इसको नाम दिया हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ऐसा कौन बनाएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो ऐसा मिक्सर बना पाएंगे। तो ये नोट कर लो, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। अब ध्यान दो कि सपोज करो अल्कोहल हम इस मिक्सचर के अंदर लेते वो 99% लेते और वाटर इस मिक्सचर में लेते वो 1% लेते और सेपरेट करते, मीन्स इस कंडेंसेट में रखते। अल्कोहल कितना 99% मीन्स यहाँ से, और वाटर कितना 1%। तो अगर इस कंडेंसेट में रखते, इस टेम्परेचर पे इसको सेपरेट करते तो अल्कोहल बाहर निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल यहाँ तक बाहर निकलता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर देते तो कंपोजिशन क्या आ जाती, वाटर लगभग 3% होता, अल्कोहल लगभग 97% होता। उसके बाद भी अगर टेम्परेचर थोड़ा डाउन करके फिर हीट करते, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करते तो फिर अल्कोहल को सेपरेट कर सकते थे, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करके फिर, यानी इस मिक्सचर तक हम पहुंच जाते जिसमें वाटर 4.63% होता और 95.37% क्या होता, अल्कोहल होता। इस मिक्सचर तक पहुंचने के बाद हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि अगर इससे पहले हैं और फिर हीट कर रहे हैं तो ये फाइनली हम पहुंच जाएंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे, तो उसके बाद उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस कंडेंस स्टेट में है तो हम कर सकते हैं कि हमने ये टेम्परेचर यूज किया जिसपे कंपोजिशन थी, यहाँ तक पहुंचा, अल्कोहल बाहर निकलता गया, वाटर की परसेंटेज बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर वाटर की परसेंटेज बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, वाटर की परसेंटेज बढ़ती गई, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया। इस टाइप से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मिक्सचर के अंदर 95.37% से ज्यादा अल्कोहल है तो उसको हम फाइनली सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फाइनली वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना चुका होगा।
लेकिन अगर 95.37% से कम है अल्कोहल तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दो कंडेंस स्टेट बन गए, तो एक कंडेंस स्टेट में तो हम नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और एक कंडेंस स्टेट में हम कर सकते हैं। टेम्परेचर बार बार बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शनली डिस्टिलेट कर पा रहे हैं इसको, इसलिए इस टेक्निक को नाम दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मींस अल्कोहल और वाटर दोनों के मिक्सचर को हम, जब अल्कोहल 95.37% से ज़्यादा होता है मिक्सचर के अंदर, उस टाइम दोनों के मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप? दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, इसलिए इसको नाम दिया हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नोट कर लो इसको। दूसरा बात कर रहा हूं मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड और वाटर। नाइट्रिक एसिड 68% बाई वेट होता है और ये 32% बाई वेट होता है। इस कंपोजिशन पे एक एजियोट्रोप बनता है। और यहाँ पे आप सपोज करो कि हमने दो चीजें ले लिया, एक तो ले लिया वाटर और एक ले लिया हमने HNO3। एक तो लिया हमने वाटर और एक HNO3 लिया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट 353, यानी कि कितना हो गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का इसका भी 10 से 30 केल्विन के बीच का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों को भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से इजीली सेपरेट करने चाहिए। अगर एक कंडेंस स्टेट बनता है तो आइडियल सॉल्यूशंस में एक कंडेंस स्टेट बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंडेंस स्टेट बन जाते हैं। बीच में एक ऐसा मिक्सचर बनता है जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 373 केल्विन एंड इट इज 353 केल्विन। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है प्योर स्टेट में। अब हमने क्या किया कि इसको 354 केल्विन पे हीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर 79 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो वेपर बनेगी वो HNO3 की भी बनेगी और वाटर की भी बनेगी। तो किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? यहाँ पे वेपर ज्यादा बनेगी, वो किसकी बनेगी? HNO3 की बनेगी, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाटर की वेपर कम बनेगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। कंडेंस्ड कौन पहले होगा? वाटर पहले होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी कंडेंसेशन की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए वाटर यहाँ कंडेंस्ड होकर बाहर आ जाएगा, वापस आ जाएगा इसमें, जबकि HNO3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कंडेंस्ड होगा जिससे यहाँ पे बाहर सेपरेट क्या हो जाएगा? HNO3। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से इसको हम सेपरेट कर लेना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पे भी एक एजियोट्रोप बनता है। किस परसेंटेज पे बनेगा? 32 और 68% पे। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट की जगह हम टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर जिसपे बॉइल हो गया। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ली है W/W। परसेंटेज कंपोजिशन किसमें? W/W। यहाँ पे HNO3 हमने लिया है 100%, वाटर यूज किया है 0%। यहाँ पे भी HNO3 यूज किया हमने 0% और वाटर यूज किया है वो है 100%। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3, प्योर HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बताया 353 केल्विन और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। जब कंपोजिशंस होती हैं इनकी, तो कंपोजिशंस में मैंने आपको बताया कि 68% जब HNO3 होता है, मीन्स कंपोजिशन यहाँ पे आ जाएगी लगभग 68%। HNO3 है
और 32% यहाँ से क्या है, वाटर है। तो इस पे एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा विच इज दिस। एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गया। एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर बना हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो 393 केल्विन होता है। HNO3 और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 353 एंड 373 है। एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर बना उनका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा है, इसलिए इसको नाम दिया है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। परसेंटेज ये होगी 68% HNO3 होगा और वाटर होगा यहाँ पे 32% बाई मास है। ये दो यहाँ पे कंडेंसेट बन गए, एक कंडेंसेट ये है, एक कंडेंसेट ये है। नीचे वाली जो लाइन शो कर रही है विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HNO3 एट एवरी कंपोजिशन। ऊपर वाली जो लाइन शो कर रही है विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एवरी कंपोजिशन। और इस कंपोजिशन पे दोनों लिक्विड सेम बिहेव कर रहे हैं, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया विच इज 393 केल्विन। तो दो कंडेंसेट बने, एक कंडेंसेट ये है, एक कंडेंसेट ये है। इस कंडेंसेट में अगर परसेंटेज है, सपोज करो HNO3 की परसेंटेज 68% से ज्यादा है, 68% से ज्यादा है HNO3, यानी कि सपोज करो 93% है या 95% है HNO3 यहाँ पे। तो हम इस टेम्परेचर पे, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे तो HNO3 बाहर निकलेगा, वाटर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, HNO3 कम होता चला जाएगा। तो इस टाइप से सेपरेशन होगा। फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगा, फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर सेपरेशन हो जाएगा, फिर टेम्परेचर राइज करेंगे, फिर सेपरेशन होगा, फिर टेम्परेचर राइज करेंगे तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा। यानी इस कंडेंस स्टेट में अगर परसेंटेज है तो HNO3 और वाटर को कंप्लीटली हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि फाइनली एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर इस कंडेंस स्टेट में है तो उस कंडीशन में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि HNO3 बाहर निकलता जा रहा है, वाटर तो अंदर ही है। उस कंडीशन में वाटर की परसेंटेज बढ़ जाएगी और HNO3 सेपरेट होता चला जाएगा। यानी इस कंडीशन कंडेंस स्टेट में हम फाइनली एजियोट्रोपिक मिक्सचर पे पहुंच जाएंगे। व्हाई इट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप? It is due to boiling point of azeotropic mixture is greater than water and HNO3. वाटर और HNO3 से ज्यादा है इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन इस टाइप के एजियोट्रोप को फॉर्म करते हैं। ये था एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब मैं बात कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है P विच इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है, e पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT, where P is vapor pressure, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर की बात हो रही है, एंड K is constant एंड E प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर, वो भी एब्सोल्यूट इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हम तो E की पावर ये कम हो जाएगी और ये कम होगी, नेगेटिव में कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर is function of temperature और फंक्शन भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल है क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हमने यहाँ यूज किया है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर लिया हमने किसी लिक्विड का और यहाँ पे हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये इसका हो गया। आप सपोज करो कि एक ही लिक्विड है आपके पास और डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो उसके वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, ध्यान दो। इसको मैं ओपन कर लूँ यहाँ पे, देन ये आ जाएगा इक्वेशन ln P विच इज इक्वल टू ln K, E से E कैंसिल होगा क्योंकि इसका बेस E है और जो बेस E है तो E को कैंसिल कर देंगे हम, ln E इज इक्वल टू 1,
देन माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, पावर में था लॉग यूज किया तो बाहर आ गया वो, तो एज इट इज पुट कर दिया मैंने। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ p विच इज इक्वल टू log ऑफ k माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT। क्या किया मैंने, ln को log की टर्म में ओपन कर दिया, ln e विच इज इक्वल टू 2.303 log 10, क्या लिख गया मैंने 2.303 log p 2.303 log k माइनस डेल्टा एच अपॉन RT, और फिर 2.303 से इसको डिवाइड कर दिया। फाइनली ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की फॉर्म में देख सकते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y एक्सिस पे हम log p यूज करें, x एक्सिस पे हम 1/t यूज करें। ध्यान देना, इसमें p वेपर प्रेशर है जो चेंजेबल है, k कांस्टेंट है, डेल्टा h कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t चेंजेबल है। t बढ़ाने पे p बढ़ेगा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इक्वेशन इज क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन, नाम दिया इसको हमने क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की फॉर्म में उसको देखते हैं। y एक्सिस पे हम ले रहे हैं log p, x एक्सिस पे ले लिया हमने 1/t, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन आई, इसका जो स्लोप है वो m के इक्वल होता है। व्हाट इज m, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r, इसके इक्वल हो गया। और जो इंटरसेप्ट आया विच इज log k, ये log k के इक्वल होगा। इट इज इंटरसेप्ट मीन्स ये डिस्टेंस 0 टू दिस, और स्लोप ये है tan थीटा के इक्वल होता है। एक तो ग्राफ ये आ गया, एक ग्राफ हम ये प्लॉट कर सकते हैं इस इक्वेशन के बेस पे, एक ग्राफ तो ये प्लॉट कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो log p बढ़ रहा है घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो log p बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे 1/t की वैल्यू कम होगी, मींस ग्राफ इधर से इधर नहीं चला, ग्राफ इधर से इधर चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो 1/t कम होता चला जाएगा, तो उस कंडीशन में ग्राफ इधर से इधर चल रहा है और इसका इंटरसेप्ट log p इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log p इज log k। log p की जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे log k के इक्वल हो जाएगी। जब टेम्परेचर इनफाइनाइट पहुंच जाएगा उस टाइम, इनफाइनाइट मींस टेंड्स टू 1/t टेंड्स टू 0। इसी टाइप से इस ग्राफ को हम उसके लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। y एक्सिस पे अब की बार हमने ले लिया ln p, x एक्सिस पे 1/t, तो ग्राफ इसी टाइप से आएगा। इसका स्लोप अब कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन r, tan थीटा के इक्वल होगा, और इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा वो ln k के इक्वल हो जाएगा। इट इज इंटरसेप्ट। इस टाइप का ग्राफ भी हम प्लॉट इसके अंदर कर सकते हैं। अब सपोज करो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डिफरेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिफरेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड at temperature T1 is P1 and temperature T2 is P2. Then according to this equation, log of P1 which is equal to log of K constant है, दोनों टाइम कांस्टेंट रहेगा ही, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r T1 and log of P2 which is equal to log of K minus delta h upon 2.303 r T2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड और सेकंड माइनस फर्स्ट लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा log P2 माइनस log P1 विच इज log K माइनस log K कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस में और ये आएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया डेल्टा एच अपॉन 2.303 r T1 माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 r T2। ये आ गया log ऑफ P2 अपॉन P1, इकट्ठा कर दिया इस दोनों को मैंने, विच इज इक्वल टू इनमें से कॉमन ले लिया
डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर अंदर आ गया 1/T1 माइनस 1/T2, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर पे P1 और P2 के बीच में ये रिलेशन आएगा वेपर प्रेशर के बीच में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घट चुका होगा। इस लेक्चर में यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड इन लिक्विड्स का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड कंप्लीट हो चुका है।